नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपने पोटैटो स्टार्च वाली मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ यूज़ होता है और इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ है। लेकिन उसके बाद सबसे प्रैक्टिकल सवाल ये बनता है, बिजनेस अच्छा है लेकिन अगर मेरे पास फैक्ट्री लगाने के लिए 30-40 लाख नहीं है तो क्या होगा। अगर मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, आप कहो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 लाख है तो क्या मैं पोटैटो स्टार्च का ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन 1 लाख में फैक्ट्री लगाने की कोशिश नहीं करनी है। समझिएगा एक एक पॉइंट को। मशीन नहीं खरीदनी है, पोटैटो से स्टार्च खुद नहीं बनाना है। 1 लाख में हमें पोटैटो स्टार्च इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है, एंट्री फी की तरह। और एंट्री होगी ट्रेडिंग और सप्लाई से। पहले माल बेचना सीखेंगे, ठीक है, बायर बनाएंगे, मार्केट समझेंगे और जब बिजनेस खुद ये सिग्नल देने लगे कि अब मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, तब फैक्ट्री के बारे में सोचेंगे। इसी सब चीज़ों पे अच्छे से मैंने निष्कर्ष निकाल के लेके आया हूं कि किस तरीके से हम इसके अंदर घुसेंगे और क्या करेंगे। पहले माल मत खरीदो। ये थोड़ा अजीब लगेगा, बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं कह रहा हूं कि माल ही मत खरीदो, लेकिन शुरुआत में यही करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पहले अपने एरिया में ऐसे 15-20 बिजनेसेस ढूंढो जो पोटैटो स्टार्च खरीद सकते हैं। बात समझ गए? फूड मैन्युफैक्चरर्स, नूडल्स और स्नैक्स बनाने वाली यूनिट्स, बेकरी मैन्युफैक्चरर्स, फूड इंग्रेडिएंट्स डीलर्स, इनसे कांटेक्ट करो और सिंपल सवाल पूछो, पोटैटो स्टार्च यूज करते हो? अगर करते हैं तो महीने में कितना, कौन सा माल लेते हैं, किस रेट पर लेते हैं, पेमेंट तुरंत करते हैं या कुछ दिन बाद, और अगर नया सप्लायर सैंपल दे तो टेस्ट करेंगे। बस पिछले 10 लोगों से बात करने पर ही आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहां पोटैटो स्टार्च की डिमांड ही कम हो सकता है। अगर आपने पहले 50,000 का स्टॉक भर लिया होता तो अब वही माल आपके पास पड़ा होता। इसलिए 1 लाख वाले आदमी के पास पैसा कम जरूर है, लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है, वो मार्केट को छोटे रिस्क पर टेस्ट कर सकता है। बायर की रिक्वायरमेंट समझ आने के बाद सप्लायर ढूंढो। दिमाग में रखिएगा, गूगल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोटेशन लो। आप इन लोगों से कोटेशन लेके इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। करंट ऑनलाइन B2B लिस्टिंग में पोटैटो स्टार्च के रेट्स में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है इस टाइम पे। कुछ लिस्टिंग रफली मतलब 55 रुपये से 60 रुपये पर केजी के आसपास हैं, जबकि ग्रेड क्वांटिटी और सेलर के हिसाब से रेट इससे काफ़ी ऊपर भी जा रहा है। समझिएगा, मैं पूरा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, इसलिए इंटरनेट पर 60 रुपया देखकर ये एज्यूम मत करना कि आपको माल 60 में ही मिल जाएगा। कम से कम 3 से 5 सप्लायर से आप बात करो, उनसे पूछो माल का फाइनल रेट क्या है, मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, आपके सिटी तक पहुंचने का खर्चा कितना होगा, सैंपल मिलेगा, पेमेंट कैसे करनी होगी। और फूड बिजनेस को सप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको चेक करना है। अब बायर का रेट और सप्लायर का टोटल रेट कंपेयर करो, यही आपको पता चलेगा कि बीच में आपके लिए पैसा बच भी रहा है या नहीं। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? ये आपको पहले स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के पैसे फंसे। अब मान लेते हैं आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है। इसका पूरा पैसा माल खरीदने में मत लगाना। आप स्टार्टिंग में सिर्फ 15 से 20 हजार का ट्रायल स्टॉक भी इनफ हो सकता है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट मिलाकर माल आपको 80 रुपये पर केजी पड़ रहा है। 20,000 में लगभग 250 केजी पोटैटो स्टार्च आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 250 केजी भी तभी लो जब बायर की पॉसिबिलिटी दिख रही हो।
बाकी पैसा आपको बचाना है। लगभग 5,000 से 10,000 बायर से मिलने, सैंपल्स, लोकल ट्रांसपोर्ट और बेसिक सेलिंग पर लग सकता है। 5 से 10,000 बिजनेस के बेसिक पेपर वर्क और सेटअप के लिए रिजर्व रखो और कोशिश करो कि 50 से 60,000 कैश रिजर्व में आपके पास रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम माल खरीदने पर नहीं, पैसा वापस आने में होती है। आपने बायर को 20,000 का माल दे दिया, उसने बोला पेमेंट 15 दिन बाद मिलेगी। इसी बीच दूसरा ऑर्डर आ गया। समझिएगा, अगर सारा 1 लाख पहले ही स्टॉक में फंसा दिया तो ऑर्डर होने के बाद भी आप माल नहीं खरीद पाओगे। इसलिए 1 लाख वाले बिजनेस में कैश बचा कर रखना वीकनेस नहीं है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। समझिएगा, वहीं पर आपकी स्ट्रेंथ है। सबसे सेफ मॉडल क्या है? इससे भी सेफ तरीका है, पहले ऑर्डर लो फिर माल खरीदो। सिंपल। मान लीजिए एक लोकल नूडल्स मैन्युफैक्चरर को 100 केजी पोटैटो स्टार्च चाहिए। पहले उससे पूछो कि उसे किस क्वालिटी का माल चाहिए। सप्लायर से वही माल का आपको रेट लेना है। फिर आप ट्रांसपोर्ट जोड़ो, अपना मार्जिन जोड़ो, बायर को फाइनल रेट बताओ। तब सैंपल अप्रूव हो गया और बायर ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तब सप्लायर से माल उठाओ। मतलब पहले बायर, फिर ऑर्डर, फिर परचेज, फिर डिलीवरी। ना कि पहले परचेज कर लिया, फिर गोडाउन में आपने माल को भर लिया, फिर बायर ढूंढते रहो कि भैया लोगे। नहीं, 1 लाख आपके पास है तो ये तरीका सेफ है। इसमें कमाई कितनी हो सकती है? अब सीधा पैसा समझते हैं। मान लीजिए सप्लायर से ट्रांसपोर्ट मिलाकर पोटैटो स्टार्च आपको 85 रुपए केजी पड़ रहा है और आप बायर को 100 रुपए पर केजी में सप्लाई कर पा रहे हैं, मान के चलिए। बीच में बचा 15 रुपया पर केजी। आपने 500 केजी महीने में बेच दिया। अब 500 गुना 15 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए आपके पास बचा। अब 1,000 केजी बेचा तो 15,000 रुपए, 2,000 केजी बेचा तो 30,000 रुपए। लेकिन 30,000 को सीधा प्रॉफिट मत समझना, इसमें से लोकल डिलीवरी, सैंपल्स, ट्रैवल और दूसरे बिजनेस एक्सपेंसेस में भी जाएंगे। और 15 रुपए पर केजी का डिफरेंस भी गारंटीड नहीं है। किसी डील में 8 रुपया भी बच सकता है, किसी में 12 रुपये, किसी में 20 रुपया भी हो सकता है, और किसी डील में रेट मैच ही नहीं करेगा। बिजनेस का असली नंबर गूगल नहीं बताएगा, आपके सप्लायर का कोटेशन और आपके बायर का परचेज रेट बताएगा। इसलिए फर्स्ट मंथ में 50,000 कमाने का टारगेट आपको नहीं रखना है। पहला टारगेट रखना है एक ऐसा बायर बनाना जो दूसरी बार भी आपसे माल खरीदे। वही बायर बिजनेस की बिगिनिंग होगी। अगर फूड यूज के लिए पोटैटो स्टार्च की ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो फूड बिजनेस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। FSSAI के सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर और होलसेलर जैसे बिजनेसेस के लिए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस कैटेगरीज हैं। आपके बिजनेस के साइज और नेचर के हिसाब से एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस चेक करना होगा। आप वहां पे चेक करो, ले लो, ठीक है। स्टार्टिंग में एक चीज सैंपल रखो, मैन्युफैक्चरर का सील्ड ओरिजिनल पैक खरीदो और वही सप्लाई करो। बल्क बैग खोलकर घर पर 500 ग्राम और 1 केजी का पैकेट बनाकर अपना स्टिकर लगा देना इतना सिंपल नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा। जब आप खुद रिपैकिंग या अपने ब्रांड के नाम से फूड प्रोडक्ट मार्केट करते हो तो उसके लिए अलग कंप्लायंस और लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स आ सकती है। इसलिए पहले ट्रेडिंग, ब्रांड बाद में। पहले ट्रेडिंग बताता हूं कैसे। देखो, बिजनेस को बढ़ाने का तरीका भी समझना है। अब मान लीजिए पहला बायर मिल गया, उसके बाद 50 बायर्स की लिस्ट आप बना लो कि 50 बायर्स, आपको एक पूरा लिस्ट तैयार करो। अपने सिटी से शुरू करो, फिर आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में, फूड फैक्ट्रीज में, इंग्रेडिएंट डीलर्स, होलसेलर्स, हर किसी को माल बेचने की कोशिश मत करो। पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। सैंपल दीजिए, ट्रायल करवाओ। अगर प्रोडक्ट अप्रूव हुआ
तो इस छोटा सा ऑर्डर ले लो और फर्स्ट ऑर्डर में 3 चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्वालिटी प्रॉमिस की है आपको वही देना है, याद रखिएगा। जिस दिन डिलीवरी बोली है उसी दिन दो और पेमेंट टर्म्स पहले आपको क्लियर कर लेना है। B2B एक रिपीट बायर 20 रैंडम इंक्वायरी से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, याद रखिएगा। ऑफलाइन की एक ताकत है। अब आते हैं ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना सकते हो। इसके लिए पहले लाखों की वेबसाइट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ। गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ्री है और एलिजिबल बिजनेसेस को गूगल सर्च और मैप्स पर अपनी प्रेजेंस मैनेज करने देता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल गाइड, उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस, उसमें प्रोडक्ट कैटलॉग बनाओ आप। पोटैटो स्टार्च का नाम, पैक साइज, बेसिक प्रोडक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, इंक्वायरी का सिंपल सिस्टम। फिर इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे B2B प्लेटफॉर्म पर सप्लायर प्रोफाइल बना सकते हो आप। यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अकाउंट बना दिया और कल से ऑर्डर आने लगेंगे। ऑब्जेक्टिव है अपने सिटी के बाहर के बायर्स तक पहुंचना। इंक्वायरी आए तो पहले वेरीफाई भी करना है आपको। कंपनी का नाम क्या है, कितना माल चाहिए, कहाँ डिलीवरी चाहिए, किस यूज के लिए चाहिए, उसके बाद कोटेशन आपको वहां पर देना है। ठीक है। ये काम पहले दिन मत करो। Amazon या फ्लिपकार्ट पर रिटेल में बेचने के लिए छोटी पैकिंग, ब्रांडिंग, प्रॉपर फूड लेबल, मार्केट प्लेस सेटअप, डिलीवरी और कस्टमर हैंडलिंग सब मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए 1 लाख वाले मॉडल में पहले B2B से कैश फ्लो आपको बिल्ड करना है। जब आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट बिक रहा है तब अपना ब्रांड इवेल्युएट आप कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोडक्ट बनवाना या पैक करवाना एक रूट हो सकता है, लेकिन अपने ब्रांड से फूड प्रोडक्ट मार्केट करते वक्त एप्लीकेबल FSSAI और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होंगी। ये याद रखिएगा। FSSAI गाइडेंस ब्रांड ऑनर और एक्चुअल मैन्युफैक्चरर अलग होने की सिचुएशन को भी कवर करती है। उसके बाद रिलेवेंट ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस इवेल्युएट आप कर सकते हैं। यही सीक्वेंस आपको रखना है। पहले B2B सेल, फिर रेगुलर कस्टमर, फिर ब्रांड, उसके बाद रिटेल, ई-कॉमर्स। समझ गए? अब मान लीजिए इंडिया में बिजनेस चलने लगा, क्या पोटैटो स्टार्च एक्सपोर्ट भी कर सकते हो? इंडिया ऑलरेडी पोटैटो स्टार्च एक्सपोर्ट करता है। 2024 के ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने HS110813 कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख केजी पोटैटो स्टार्च एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वैल्यू अराउंड लगभग $3.05 मिलियन थी। थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और UAE जैसे मार्केट्स मेजर डेस्टिनेशंस में शामिल थे। मतलब फॉरेन मार्केट एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1 लाख से शुरू करने वाले को पहले दिन फॉरेन बायर के पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले किसी एग्जिस्टिंग मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करने की पॉसिबिलिटीज़ को आपको देखना चाहिए। कोई अगर है आप उनको सप्लाई करो। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मर्चेंट एक्सपोर्टर वो बिजनेस है जो इंडिया से प्रोडक्ट खरीद कर बाहर के बायर को एक्सपोर्ट करता है। आप उससे माल सप्लाई करके एक्सपोर्ट मार्केट की क्वालिटी, पैकिंग और रिक्वायरमेंट्स समझ सकते हो। जब खुद डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की स्टेज आए तब IEC और प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी। APEDA भी एप्लीकेबल शेड्यूल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर्स के लिए IEC के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोवाइड करता है। पोटैटो स्टार्च के केस में एग्जैक्ट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर वेरीफाई करनी होंगी। APEDA एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। लेकिन एक्सपोर्ट को शॉर्टकट मत समझिए। पहले इंडिया में माल बेचना आपको सीखना है, फिर दुनिया में बेचना है। सिंपल।
अब सवाल है 1 लाख से फैक्ट्री तक कैसे पहुंचे। अब पूरी जर्नी को एक बार सीधा समझो। आपने 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की, पहले एक बायर मिला, फिर 3, फिर 5। अब मान लीजिए हर महीने आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंटली बढ़ने लगी। अब आप स्टॉक ज्यादा रख सकते हो, समझ गए। सप्लायर से क्वांटिटी बढ़ने पर बेटर रेट नेगोशिएट कर सकते हो। फिर दूसरे सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स या बायर्स बना सकते हो। उसके बाद ऑन ब्रांड इवेलुएट कर सकते हो, ऑनलाइन रिटेल टेस्ट कर सकते हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर सकते हो, और एक स्टेज पर आपके पास एक्चुअल नंबर्स होंगे। समझिएगा, मैं महीने में कितना पोटैटो स्टार्च बेच रहा हूं, मेरा बायर कितना रेट दे रहा है, मुझे मैन्युफैक्चरर से कितने में मिल रहा है, और मेरे रेगुलर बायर्स कितने क्वांटिटी ले रहे हैं। अब फैक्ट्री का डिसीजन हवा में नहीं होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर यही प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करूं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना कॉस्ट बचेगा, और मेरी एग्जिस्टिंग डिमांड फैक्ट्री को सपोर्ट करती है या नहीं, तब मैन्युफैक्चरिंग पर जाना है। इस पूरे मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात 1 लाख नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1 लाख को उसे सीखने और मार्केट प्रूफ करने में किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1 लाख का यूज सीखने और मार्केट इंप्रूव करने में किया। सोचिए, एक तरफ कोई आदमी 30-40 लाख लगाकर फैक्ट्री खड़ी करता है और उसके बाद बायर ढूंढता है, समझ जाइएगा इस बात को। दूसरी तरफ आप 1 लाख से स्टार्ट करते हो, बायर बनाते हो, माल सप्लाई करते हो, मार्केट समझते हो, ऑनलाइन जाते हो, अपना नेटवर्क बनाते हो, और फिर फैक्ट्री लगाने का डिसीजन लेते हो। दोनों का डेस्टिनेशन सेम हो सकता है, लेकिन दूसरे रास्ते में आप हर अगला पैसा तब लगा रहे हो जब पिछला स्टेप ग्राउंड पर प्रूव हो चुका है। इसलिए अगर मेरे पास सिर्फ 1 लाख होता तो मैं पोटैटो स्टार्च की मशीन नहीं ढूंढता, मैं पहला बायर ढूंढता, क्योंकि फैक्ट्री आपको मैन्युफैक्चरर बना सकती है, बायर ही आपको बिजनेसमैन बनाता है। आई बात समझ में? तो पूरी तरीके से पहला जो वीडियो था वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि पोटैटो स्टार्च से बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, लेकिन एक पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा, समझा भी होगा। मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में आपको हर वो पॉइंट आपको क्लियर कर सकूं, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सको और कहीं भी आपका पैसा फंस ना जाए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर ठीक इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।